साल था 1974। चेन्नई का वो दौर जब तमिल सिनेमा अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। एमजीआर यानी एमजी रामचंद्रन का जादू पर्दे पर छाया हुआ था और फिल्मों और पॉलिटिक्स का रिश्ता तमिलनाडु में पहले से ही बेहद गहरा था। उसी चेन्नई में 22 जून 1974 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। घर था एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली का। फादर का नाम था एस ए चंद्रशेखर जो खुद एक फिल्म डायरेक्टर थे। माँ का नाम था शोभा चंद्रशेखर जो एक प्लेबैक सिंगर थी। यानी कि विजय का जन्म ही एक ऐसे घर में हुआ था जहां सिनेमा की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि रास्ता आसान था, क्योंकि एस ए चंद्रशेखर कोई बड़े या फेमस डायरेक्टर नहीं थे। ये बी ग्रेड और सी ग्रेड तमिल फिल्म्स बनाते थे, मतलब वो फिल्म्स जो बड़े थिएटर्स में नहीं रखती थी, जिनका बजट बहुत लिमिटेड होता था और जिन्हें इंडस्ट्री में कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। लेकिन चंद्रशेखर एक एम्बिशियस इंसान थे। इन्हें पता था कि सिनेमा में कुछ बड़ा करना है और शायद इसीलिए इन्होंने अपने बेटे को भी उसी दुनिया के लिए तैयार करना शुरू किया बहुत कम उम्र से। लेकिन इस फैमिली में एक और चैप्टर था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो चैप्टर शायद विजय की पूरी पर्सनालिटी को समझने के लिए सबसे बड़ी की है, विद्या। विजय की छोटी बहन बहुत छोटी उम्र में एक सीरियस इलनेस की वजह से विद्या इस दुनिया से चली गई। उस वक्त विजय खुद भी बच्चे ही थे, लेकिन अपने किसी बेहद करीब इंसान को खोने का दर्द वो उम्र देखकर असर नहीं करता। जो लोग विजय को करीब से जानते हैं, जिन्होंने इनके साथ सालों तक काम किया, वो अक्सर एक बात कहते हैं, विजय के अंदर एक अजीब सा खालीपन हमेशा रहा है, एक ऐसी उदासी जो कई बार इनकी मुस्कुराहट के पीछे भी महसूस होती है, और शायद इसी वजह से इनका स्क्रीन प्रेजेंस अलग महसूस होता है। अब अगर हम इनके बचपन की तरफ देखिए, इनकी स्कूलिंग, इनका नेचर, तो वहाँ भी वही चीज़ दिखाई देती है। विजय पढ़ते थे फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में, और यहाँ एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, विजय स्कूल में एक बेहद इंट्रोवर्ट बच्चे थे। आज जो इंसान स्टेज पर लाखों लोगों के सामने डांस करता है, जो एक सिंगल डायलॉग से पूरे थिएटर को सीटियों से भर देता है, वो बचपन में बेहद शांत और अपने आप में सिमटा हुआ था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, दोस्त बहुत कम थे, लोगों से घुलना मिलना इन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता था। ये इंट्रोवर्ट नेचर, कुछ लोग इसे इनकी बहन की डेथ से जोड़ते हैं, लेकिन यही इंट्रोवर्ट नेचर इनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन गई, क्योंकि जो बच्चे कम बोलते हैं वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, वो लोगों को, इमोशंस को, सिचुएशंस को एक अलग डेप्थ से समझते हैं, और यही डेप्थ बाद में विजय की एक्टिंग में दिखी, और यहीं से कहानी धीरे धीरे सिनेमा की तरफ मुड़ने लगती है। इनके फादर एस ए चंद्रशेखर जो एक एम्बिशियस डायरेक्टर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेटे को सिनेमा में लाएंगे, और ये डिसीजन इन्होंने तब लिया जब विजय मुश्किल से 10-11 साल के थे। और इसके चलते 1984 में विजय ने अपनी पहली फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। फिल्म का नाम था वैत्री, और इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं, खुद इनके फादर एस ए चंद्रशेखर थे। हालांकि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर विजय ने कुछ और फिल्म्स में भी काम किया। ये एक्सपीरियंस इनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बना कि कैमरा के सामने कैसे खड़े होते हैं, लाइट्स कैसे काम करती है, डायरेक्टर क्या चाहता है, ये सब इन्होंने बहुत कम उम्र में सीखा। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये बच्चा एक दिन लीड एक्टर बन सकता है? क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट बनना और लीड हीरो बनना, इनके बीच एक बहुत लंबा, बहुत हार्ड और बहुत क्रूल जर्नी होती है। इसके बाद 1992 में विजय करीब 18 साल के थे, और इसी समय इनके फादर ने एक और डिसीजन लिया। इस बार इन्होंने विजय को लीड रोल में कास्ट किया। फिल्म का नाम था नलैया थेरपू। ये फिल्म आई और चली गई, किसी ने खास नोटिस नहीं किया। फिर आई रसीगढ़ 1994 में, ये भी इनके फादर की ही फिल्म थी। इसने थोड़ी बिजनेस की, लेकिन विजय को कोई रियल बैक थ्रू नहीं मिला। फिर विष्णु आई, मतलब एक के बाद एक फिल्म्स आती रही, और इंडस्ट्री के बड़े क्रिटिक्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ही बात कहते रहे, ये लड़का स्टार मटेरियल नहीं है। और इस दौर में विजय के लिए जो सबसे पेनफुल बात थी वो ये थी कि फिल्म्स फेल हो रही थी। सबसे पेनफुल ये था कि लोग इनके फादर को ब्लेम करते थे, कहते थे कि चंद्रशेखर अपने बेटे को फोर्सफुली प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। लेकिन विजय रुके नहीं, ये लगातार काम करते रहे, लगातार सीखते रहे, और फिर धीरे धीरे कहानी बदलनी शुरू हुई। 1996 में आई एक फिल्म जिसने पहली बार तमिल ऑडियंस को नोटिस करवाया कि ये लड़का कुछ अलग कर सकता है। फिल्म थी कथालुक्कू मर्यादाई। ये एक रोमांटिक ड्रामा था, और इस फिल्म में विजय ने जो इनोसेंस, जो वल्नरेबिलिटी दिखाई, वो लोगों को जेन्युइनली पसंद आई। फिल्म हिट रही, और पहली बार विजय के नाम के आगे एक प्रोमाइसिंग यंग एक्टर का टैग लगा। लेकिन ये सक्सेस कंसिस्टेंट नहीं थी। एक फिल्म हिट होती, 2-3 फ्लॉप होती, और हर फ्लॉप के बाद क्रिटिक्स वही पुरानी बात कहते, विजय में हीरो मटेरियल नहीं है। हालांकि इस रोलर कोस्टर के बीच एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। विजय ने 1999 में संगीता से शादी की। संगीता एक श्रीलंकन तमिल थी। ये शादी काफ़ी अचानक हुई, और इसने कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा की, क्योंकि दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग थी। लेकिन विजय ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक आई से दूर रखा, आज तक। फिर आया 2000 का दौर, और यहीं से विजय का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, क्योंकि विजय की कुशी मूवी
2001 में आई और बड़ी हिट रही। ये एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म थी, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा सब कुछ। और इसमें विजय ने दिखाया कि ये सिर्फ सीरियस रोल्स नहीं बल्कि कॉमेडी और फन टाइमिंग में भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2004 में, क्योंकि इस टाइम विजय की घिली मूवी आई। ये वो फिल्म थी जिसने विजय को एक मास हीरो में कन्वर्ट किया। घिली एक एक्शन थ्रिलर थी जो तेलुगु ब्लॉकबस्टर ओकाडू का तमिल रीमेक था, लेकिन विजय ने इसे अपना बनाया और घिली की सक्सेस ने प्रूव कर दिया कि विजय सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं है, ये एक मास एंटरटेनर बन सकते हैं। ये उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जो विलेज में है, जो वर्किंग क्लास है, जो अपनी रोज की जिंदगी की थकान उतारने थिएटर आती है और किसी को स्क्रीन पर विलन को मारते देखकर खुद कुछ जीती हुई सी फील करती है। यही वो ऑडियंस थी जिसने धीरे धीरे विजय को सिर्फ एक एक्टर नहीं रहने दिया, इन्होंने इन्हें एक आइडेंटिटी दी थैलापति की। क्योंकि इनके फिल्म्स की पैटर्न देखिए, घिली मूवी में एक ऑर्डिनरी लड़का, मार्शल में एक डॉक्टर जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, मास्टर में एक प्रोफेसर जो बच्चों को बचाता है, लियो में एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा इंसान जिसके पास एक पास्ट है। ये सब कैरेक्टर्स ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरी थी। विजय ने कभी एक डिटेच्ड अनरीजनेबल सुपर हीरो नहीं खेला, इन्होंने हमेशा वो कैरेक्टर खेला जो आम आदमी की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता हो। और इसी फॉर्मूला ने इन्हें एक फैन बेस दी जो किसी और तमिल एक्टर के पास नहीं है। साथ ही विजय की फैन फॉलोइंग की बात करें तो ये सिंपली फैंस नहीं है, विजय मक्कल अय्यक्कम, विजय पीपल्स मूवमेंट, ये इनकी ऑफिशियल फैन एसोसिएशन है। और इस एसोसिएशन के चैप्टर्स पूरे तमिलनाडु में, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। मलेशिया में, सिंगापुर में, यूएई में, यूएसए में, जहाँ भी तमिल डायस्पोरा है वहाँ विजय के फैंस हैं। और ये फैंस सिर्फ मूवी नहीं देखते, ये फैंस ब्लड डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। जब फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, विजय के फैन क्लब सबसे पहले रिलीफ वर्क में दिखते हैं। विजय के बर्थडे पर ये फैंस लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड एंड पैशनेट मूवमेंट बन चुका है। और ये मूवमेंट सिर्फ एक एक्टर की पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बना, ये इसलिए बना क्योंकि विजय ने अपने फैंस को एक आइडेंटिटी दी, एक पर्पस दिया। इन्होंने हमेशा कहा मेरे फैंस सोशल वर्क करे, चैरिटी करे, अच्छे काम करे, और इनके फैंस ने वो सुना। तो जब किसी एक्टर के फैंस इस लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप समझ सकते हैं कि उस एक्टर की पॉलिटिकल पोटेंशियल कितनी होगी। लेकिन पॉलिटिक्स से पहले उन कंट्रोवर्सीज की बात करना जरूरी है जिन्होंने विजय और तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक ओपन टेंशन की शुरुआत की। हुआ क्या कि 2017 में आई विजय की फिल्म मार्शल। मार्शल एक ऐसी फिल्म थी जो सरफेस पर एक एक्शन ड्रामा थी, लेकिन इसके डायलॉग में जीएसटी को लेकर, हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर और गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर बेहद शार्प क्रिटिसिज्म हुई। एक सीन में विजय का कैरेक्टर कहता है कि सिंगापुर में हेल्थ केयर फ्री है और इंडिया में जीएसटी इतना ज़्यादा है। ये डायलॉग वायरल हो गया। बीजेपी लीडर्स ने डिमांड की कि इस सीन को फिल्म से हटाया जाए। ये पहला मोमेंट था जब लोगों ने सीरियसली सोचना शुरू किया, क्या विजय पॉलिटिकली अवेयर है, क्या इनकी फिल्म से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हालांकि विजय ने सीन नहीं हटाया और यहीं से तमिलनाडु की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में विजय को एक नई नज़र से देखे जाने लगा। फिर आए इनकम टैक्स रेड। 2019 में विजय की फिल्म बिगिल की शूटिंग के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विजय के घर पर और इनके एसोसिएटेड लोकेशन पर रेड्स की। ये रेड्स बेहद कंट्रोवर्शियल थी। अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर था कि बीजेपी लीड सेंट्रल गवर्नमेंट विजय को निशाना बना रही है, क्योंकि मार्शल जैसी फिल्म्स में सरकार की क्रिटिसिज्म हुई थी। हालांकि विजय ने इसको लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर 2021 में आई मास्टर और मास्टर ने कुछ और किया। इस फिल्म में विजय ने एक कॉलेज प्रोफेसर का रोल किया जो अल्कोहलिक है, जो अपनी लाइफ में खो गया है। लेकिन जब वो देखता है कि बच्चों को एक क्रिमिनल सिस्टम एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ये उठता है और उनके लिए लड़ता है। मास्टर का रिलीज कोविड के बाद हुआ था, थिएटर्स बंद थे, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 50% कैपेसिटी पर थिएटर्स खोलने की परमिशन दी और मास्टर के लिए थिएटर में जो रिस्पॉन्स आया वो अनप्रेसिडेंटेड था। मास्टर की सक्सेस ने एक बात प्रूव की, विजय का फैन बेस सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो फिजिकली मोबिलाइज भी हो सकता है एक कॉल पर, एक मोमेंट में। और फिर 2023 में लियो आई। लियो एक गैंगस्टर ड्रामा था, लेकिन इसमें विजय ने एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताई जो अपनी पुरानी वायलेंट आइडेंटिटी को छोड़कर एक ऑर्डिनरी पीसफुल लाइफ जी रहा है। और जब उसे फोर्स किया जाता है तो वो एक बार फिर उठता है। बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लियो को विजय की पॉलिटिकल अनाउंसमेंट के रूप में देखा, एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो क्वाइटली जी रहा था, जिसे सिस्टम ने फोर्स किया और अब वो उठने वाला है। ये रीडिंग सही थी या रॉन्ग, ये डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट थी क्योंकि लियो रिलीज हुई अक्टूबर 2023 में और इसके कुछ ही महीनों बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने ऑफिशियली अनाउंस किया ये सिनेमा छोड़ रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। पार्टी का नाम तमिलगा बैटरी कजागम यानी तमिलनाडु की विक्ट्री पार्टी टीवीके की आइडियोलॉजी रखी गई सेकुलर सोशल जस्टिस पर और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पर।
पार्टी ने पेरियार, अंबेडकर और कामराज को अपना आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बताया। ये कोई वादा नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था। और जो बात सबसे इम्पोर्टेंट थी, विजय ने कहा कि टीवीके 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में कॉम्पिटिट करेगी, अकेले किसी के साथ अलायंस के बिना, 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी सब पर। लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कोई नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं है। ये वो स्टेट है जहां पिछले करीब 60 सालों से सिर्फ दो बड़े पॉलिटिकल कैंप्स का डोमिनेशन रहा है। एक तरफ एमके करुणानिधि की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजागम यानी डीएमके, और दूसरी तरफ एमजी रामचंद्रन और बाद में जयललिता की ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम यानी एआईएडीएमके। यहाँ तीसरी पार्टी सर्वाइव भी नहीं कर पाती। कई लोग आए, कई एक्टर्स आए, लेकिन सिस्टम ने सबको धीरे धीरे साइड कर दिया। तो जब जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कहा कि टीवीके अकेले 234 सीट्स पर इलेक्शन लड़ेगी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हंसे, कुछ ने कहा ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ ने कहा इलेक्शन आते आते विजय वापस फिल्म्स में चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई, क्योंकि विजय ने वो गलती नहीं की जो अक्सर सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिक्स में करते हैं। इन्होंने लॉन्च के अगले दिन ही खुद को चीफ मिनिस्टर मटेरियल डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने पहले ग्राउंड बिल्ड करना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुआ टीवीके का सबसे डेंजरस फेज, साइलेंट एक्सपेंशन। तमिलनाडु के छोटे टाउन्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग शुरू हुई, यूथ कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, फैन क्लब्स को पॉलिटिकल यूनिट्स में कन्वर्ट किए जाने लगा। जो पहले बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे अब वोटर डाटा कलेक्ट करने लगे, जो पहले फिल्म पोस्टर लगाते थे अब बूथ कमेटी ऑर्गेनाइज करने लगे। और यही वो मोमेंट था जहां पुराने पॉलिटिकल पार्टीज को पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि तमिलनाडु में सिनेमा फैंस कोई कॉजुअल ऑडियंस नहीं होते। यहाँ फैन क्लब्स डिकेड से पॉलिटिकल इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। एमजीआर के फैंस बाद में कैडर बने थे, जयललिता के सपोर्टर्स इमोशनल पॉलिटिकल आर्मी बने थे, और अब वही चीज़ धीरे धीरे विजय के साथ रिपीट होती दिख रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी विजय का पब्लिक बिहेवियर। इन्होंने सडनली एग्रेसिव स्पीचेस देना शुरू नहीं किया, इन्होंने रोज मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिए, इन्होंने टीवी डिबेट्स में जाकर अपोनेंट से लड़ाई नहीं की, बल्कि इन्होंने वही स्ट्रेटजी चुनी जिसने इन्हें फिल्म्स में इतना बड़ा बनाया था, साइलेंस। विजय हमेशा से कम बोलने वाले इंसान रहे हैं, और पॉलिटिक्स में भी इन्होंने वही इमेज रखी, लेकिन जब भी बोले केयरफुली बोले, और शायद इसी वजह से इनके हर स्टेटमेंट की वैल्यू बढ़ती गई। फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया, टीवीके की पहली बड़ी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस 2024 के आखिर में वेल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के विक्रावंडी एरिया में टीवीके ने अपनी मैसिव पब्लिक रैली ऑर्गेनाइज की, और यहाँ जो क्राउड आया उसने हर पॉलिटिकल एनालिस्ट को सरप्राइज कर दिया। लाखों लोग आए थे, और सबसे शॉकिंग चीज, क्राउड सिर्फ यंग बॉयज का नहीं था, फैमिलीज थी, वुमेन्स थी, मिडिल एज वोटर्स थे। मतलब विजय का सपोर्ट सिर्फ सिनेमा फैन बेस तक लिमिटेड नहीं रह गया था। और फिर स्टेज पर आए विजय, व्हाइट शर्ट, सिंपल लुक, कोई ओवर ड्रामेटिक एंट्री नहीं। और फिर विजय ने वो स्पीच दी जिसने ऑफिशियली क्लियर कर दिया कि अब ये सिर्फ एक्टर का साइड प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने करप्शन पर अटैक किया, डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर इनडायरेक्ट निशाना साधा। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु को ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, सिर्फ पावर के लिए नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया। इन्होंने साफ कहा कि इनकी पॉलिटिक्स सेकुलर होगी, सोशल जस्टिस पर होगी, एजुकेशन और वेलफेयर पर होगी। और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुका था। नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पीक पर थी, लेकिन तमिलनाडु हिस्टोरिकली अलग रहा है। यहाँ द्रविडियन पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट इक्वेशंस, लैंग्वेज आइडेंटिटी, वेलफेयर और सोशल जस्टिस के अराउंड घूमती रही है, और विजय ने वही नर्व पकड़ ली। अब सवाल था, क्या ये सिर्फ क्राउड एक्साइटमेंट है ये, या जेन्युइनली इलेक्टोरल पावर बन सकती है? क्योंकि रैलीज और इलेक्शन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। फिल्म स्टार क्राउड खींच सकते हैं, लेकिन वोट कन्वर्ट करना ये कम्प्लीटली अलग गेम है। और यही रीज़न था कि कई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अभी भी कॉन्शियस थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सर्वेज आने लगे। कुछ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सर्वेज ने दिखाया कि पहली बार अर्बन यूथ वोटर्स, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स, ट्रेडिशनल पार्टी से इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे थे। डीएमके के पास ऑर्गेनाइजेशन था, एआईएडीएमके के पास लेगेसी थी, लेकिन यूथ के पास एक्साइटमेंट नहीं थी। और पॉलिटिक्स में कई बार एक्साइटमेंट सबसे डेंजरस वेपन बन जाती है। फिर एक और चीज हुई जिसने टीवीके को और सीरियस बना दिया, 2024 लोकसभा इलेक्शन। हालांकि टीवीके ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन विजय ने डायलाइबरेटली डिस्टेंस बनाए रखा। ये डिसीजन बहुत कैलकुलेटेड था, क्योंकि अगर ये जल्दबाजी में लोकसभा इलेक्शन लड़ते और बैडली परफॉर्म करते तो इनकी एंटायर पॉलिटिकल इमेज डैमेज हो सकती थी। इसलिए इन्होंने फोकस रखा 2026 असेंबली इलेक्शन पर, यानी लॉन्ग गेम। और यही वो चीज़ थी जिसने कई एनालिस्ट को सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि इम्पल्सिव एक्टर्स पॉलिटिक्स में जल्दी एंट्री लेते हैं, लेकिन पैशंस पॉलिटिशियन टाइमिंग का इंतजार करते हैं। और विजय इंतजार कर रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से टीवीके बढ़ रही थी उतनी तेजी से अटैक्स भी शुरू हो रहे थे।
सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा विजय पॉलिटिकली इमेच्योर है, कुछ ने कहा इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ ने कहा ये सिर्फ एंटी डीएम के वोट्स डिवाइड करेंगे। और ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह इरेशनल भी नहीं था, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कास्ट अर्थमेटिक, बूथ मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट पावर स्ट्रक्चर, लोकल अलायंस, इन सब पर चलती है। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लेकिन फिर सपोर्टर्स एक आर्ग्यूमेंट देते थे, वो कहते थे एमजीआर के पास कौन सा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, जयललिता को किसने सीरियसली लिया था शुरुआत में। और सच यही है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सिनेमा हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा है, ये इमोशन रहा है, आइडेंटिटी रही है, मास साइकोलॉजी रही है। और विजय इस साइकोलॉजी को शायद किसी भी कंटेम्प्रेरी एक्टर से बेहतर समझते थे। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शायद कहीं और था, क्योंकि विजय की एंटायर पब्लिक इमेज हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन, डिसिप्लिन्ड, कंट्रोवर्सी फ्री एक्टर की रही है। कोई लेट नाइट स्कैंडल नहीं, कोई पब्लिक फाइट नहीं, कोई लाउड एरोगेंस नहीं। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी लोग इन्हें बेहद रिजर्व्ड बताते हैं, और शायद यही रीजन है कि मिडिल क्लास फैमिलीज इन्हें ट्रस्ट करती है। तमिलनाडु में लाखों पेरेंट्स अपने बच्चे को विजय का फैन बनने से नहीं रोक पाते, क्योंकि इनकी इमेज डेंजरस सेलिब्रिटी वाली नहीं है। और पॉलिटिक्स में ट्रस्ट वो पॉपुलैरिटी से भी बड़ा एसेट होता है। फिर धीरे धीरे टीवीके के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात बाहर आने लगी। पार्टी आईटी विंग बनाया गया, वुमेन विंग बनाया गया, स्टूडेंट विंग ऑर्गेनाइज हुआ, ग्राउंड लेवल मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुई। और एक चीज़ बार बार नोटिस की गई, टीवीके की रैलीज में डिसिप्लिन। कई जर्नलिस्ट ने लिखा कि क्राउड मैनेजमेंट सरप्राइजिंगली ऑर्गेनाइज था, कम वायलेंस, कम कियोस। मतलब ये सिर्फ इमोशनल मोमेंट नहीं था, इसे सिस्टमेटिकली बिल्ड किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा क्वेश्चन लगातार हवा में घूम रहा था, क्या विजय सच में सिनेमा छोड़ देंगे? क्योंकि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में कई एक्टर्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन फिल्म पूरी तरह छोड़ना बहुत रेयर है, और खासकर तब जब आप करियर के पीक पर हो। जोसेफ विजय चंद्रशेखर इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाने लगी। इनकी फिल्म हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमा रही थी, ओवरसीज मार्केट ह्यूज था, ब्रांड्स इनके पीछे थे। फिर भी इन्होंने अनाउंस किया कि एक आखिरी फिल्म के बाद ये पूरी तरह पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगी। और यहीं पर बहुत लोगों को पहली बार लगा शायद ये आदमी सच में सीरियस है, क्योंकि पावर का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्ट छोड़ना वो बहुत कम लोग करते हैं। और अब तमिलनाडु 2026 का इंतजार कर रहा था। एक तरफ डिकेड्स पुराना द्रविडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरी तरफ एक साइलेंट एक्टर जिसने मिलियंस लोगों की इमेजिनेशन पकड़ ली थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि क्या विजय जीतेंगे, सवाल ये था क्या तमिलनाडु एक और फिल्म स्टार को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि अपना लीडर बनाने जा रहा है। और फिर वो दिन आ गया जिसकी किसी ने सच में कल्पना नहीं की थी, 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। एक तरफ 50-60 ईयर्स पुराना द्रविडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरी तरफ एक एक्टर जिसे क्रिटिक्स ने कभी हीरो मटेरियल तक नहीं माना था। लेकिन इस बार स्टोरी थिएटर में नहीं चल रही थी, इस बार पूरा तमिलनाडु ऑडियंस था। इलेक्शन कैंपेन शुरू होते ही स्टेट का एटमॉस्फेयर बदल गया। तमिलगा बैटरी कजागम की रैलीज में क्राउड्स लगातार बढ़ते गए। यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, वुमेन वोटर्स, अर्बन मिडिल क्लास, ये सब धीरे धीरे टीवीके की तरफ शिफ्ट होने लगे। और सबसे बड़ी बात, विजय की स्पीचेज, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह रोज 10 स्पीच नहीं देते थे, लेकिन जब देते थे क्लिप्स वायरल हो जाती थी। तो इसके बाद 23 अप्रैल 2026 से तमिलनाडु में इलेक्शन शुरू हुए और 4 मई 2026 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और शाम तक जब फाइनल पिक्चर आई, टीवीके 108 सीट्स, डीएमके 59 सीट्स, एआईएडीएमके 47 सीट्स और बीजेपी पूरे तमिलनाडु में सिर्फ 1 सीट। टीवीके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई अपनी पहले ही इलेक्शन में। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 2 साल और 3 महीने पुरानी थी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर थी, एमके स्टालिन अपनी सीट हार गए। कोल्लाथुर, जहां से स्टालिन 3 बार जीत चुके थे, जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहां इनके पोस्टर्स हर गली में थे, वहां टीवीके के वीएस बाबू ने स्टालिन को 7000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से हरा दिया। लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि 234 सीट्स वाली असेंबली में मेजोरिटी के लिए चाहिए थे 118 सीट्स, लेकिन टीवीके के पास थे सिर्फ 108, यानी 10 सीट्स की कमी। और यहाँ से शुरू हुई असली गेम। हुआ क्या कि 6 मई 2026 को विजय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले और गवर्नमेंट बनाने का क्लेम किया। लेकिन गवर्नर ने कहा पहले 118 एमएलए के सपोर्ट लेटर लाओ। और फिर विजय ने एसपीए सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के उन पार्टीज को अप्रोच करना शुरू किया जो डीएमके के साथ थी, लेकिन खुद कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। और इसमें सबसे पहले आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एसपीए छोड़ा, और फिर एक के बाद एक सीपीआईएम, सीपीआई, वीसीके, आईयूएमएल, इन सभी ने टीवीके को आउटसाइड सपोर्ट
वोट देने का फैसला किया और इन्होंने विजय को सपोर्ट दिया, जिसके कारण टोटल 120 एमएलए की सपोर्ट मिल गई विजय को और विजय मेजोरिटी ही क्रॉस कर गए। और 9 मई को विजय एक बार फिर गवर्नर से मिले, इस बार 120 एमएलए की सपोर्ट लेटर लेकर, और इसके कारण विजय को चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट डिक्लेयर किया गया। और फिर 10 मई को चेन्नई में एक हिस्टोरिकल सेरेमनी हुई। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जिन्होंने 10 साल की उम्र में पहली बार कैमरा के सामने खड़े होकर एक छोटा सा रोल किया था, वो आज उसी तमिलनाडु के 9th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। हालांकि 1967 से तमिलनाडु पर सिर्फ 2 पार्टीज ने राज किया था, डीएमके और एआईएडीएमके। 59 ईयर्स, 2 जनरेशंस, और उस मोनोपोली को विजय ने एक झटके में तोड़ दिया। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।